मैं रमेश चंद, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय कन्या महाविद्यालय खैरवाड़ा, उदयपुर। आज का अपना टॉपिक है सर्वोच्च न्यायालय। हम अमेरिका के संविधान का अध्ययन कर रहे हैं और इसके अंतर्गत हम सर्वोच्च न्यायालय का अध्ययन करेंगे। ये टॉपिक बीए सेकेंड ईयर पेपर फर्स्ट का है। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1789 के न्यायपालिका अधिनियम के द्वारा की गई। वर्तमान में इनकी संख्या 9 है। न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है एवं सीनेट की सलाह से की जाती है। योग्यता के संबंध में संविधान मौन है, लेकिन ऐसा व्यक्ति जो विधिवेत्ता है, ख्याति प्राप्त वकील है, प्रशासनिक अभिकरणों में कार्य कर चुका है, ऐसे व्यक्ति को न्यायाधीश बनाया जाता है। न्यायाधीशों का कार्यकाल असीमित है। जीवन पर्यंत तक न्यायाधीश अपने पद पर बना रह सकता है, लेकिन कार्यमुक्त होना चाहता है तो इस संबंध में यह व्यवस्था है कि वह 70 वर्ष की उम्र पूरी कर चुका हो और 10 वर्ष तक न्यायाधीश के पद पर कार्य किया हो, या 65 वर्ष की उम्र पूरी करने के साथ 15 वर्ष तक न्यायाधीश के रूप में कार्य किया हो तो वह पदमुक्त हो सकता है। अब हम सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों का अध्ययन करेंगे। पहली जो इसकी शक्ति है, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में न्यायाधीशों के द्वारा ऐसे मामलों की सुनवाई की जाती है जिनका संबंध राजदूतों, वाणिज्य दूतों, मंत्रियों या विदेशी व्यक्तियों से संबंधित हो। सर्वोच्च न्यायालय ऐसे मामलों की भी सुनवाई करता है जिसमें संघीय राज्यों का कोई एक या अधिक राज्य एक तरह का हो। अपीलीय क्षेत्राधिकार। सर्वोच्च न्यायालय को संवैधानिक अपीलें सुनने का अधिकार है। इस आधार पर अगर हम भारत से अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय से तुलना करें तो भारत का अपीलीय क्षेत्राधिकार व्यापक है, क्योंकि भारत में साधारण और संवैधानिक दोनों प्रकार की अपीलें सर्वोच्च न्यायालय सुनता है, जबकि अमेरिका में संवैधानिक अपीलें ही सुनी जाती हैं। साधारण अपीलें उसी स्थिति में सुनी जाती हैं जबकि अधीनस्थ न्यायालयों में किसी ऐसे कानून को वैध घोषित कर दिया हो जो संघीय कानून के विरुद्ध हो। नेक्स्ट जो शक्ति है, मानवीय अधिकारों की रक्षा। अमेरिका के संविधान में व्यक्तियों को अपना व्यक्तित्व का विकास करने के लिए मौलिक अधिकारों की व्यवस्था की गई है, जिनकी रक्षा का दायित्व सर्वोच्च न्यायालय पर है। सर्वोच्च न्यायालय व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा व्यक्ति से और कांग्रेस के कानूनों से करता है, अर्थात कांग्रेस के द्वारा ऐसे कानून बनाए जाते हैं जिसमें व्यक्ति के अधिकारों का अपहरण होता है तो वह कांग्रेस को अपना कानून वापस लेने के लिए बाध्य कर सकता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियां हैं। अब एक इसके अंतर्गत एक जो प्रश्न पूछा जाता है परीक्षा में, और कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है न्यायिक पुनरावलोकन के बारे में। तो न्यायिक पुनरावलोकन क्या है, इसके बारे में हम पहले इसकी जो पृष्ठभूमि है उसका हम अध्ययन करते हैं। इस अधिकार के संबंध में यद्यपि संविधान मौन है, लेकिन मार्मरी मेडिसन 1803 के मामले के तहत न्यायालय ने अपने इस अधिकार को अर्जित किया है। न्यायिक पुनरावलोकन का अभिप्राय यह है कि न्यायालय राष्ट्रपति के ऐसे आदेश एवं कांग्रेस के ऐसे कानून जो संविधान के विपरीत है अवैध घोषित कर सकता है, अर्थात
राष्ट्रपति के आदेशों और कांग्रेस के कानूनों की वैधता एवं अवैधता की जांच करने का अधिकार है। संविधान के अनुकूल होने पर ही उनके पक्ष में निर्णय देता है। मुर्मू ने कहा है, न्यायिक पुनरावलोकन वह शक्ति है जिसके अंतर्गत कांग्रेस द्वारा पारित किसी कानून या किसी राज्य में संविधान की किसी व्यवस्था अथवा किसी सार्वजनिक विषय में यह निर्णय दिया जाता है कि वो संविधान के अनुकूल है या नहीं। डिमॉक ने कहा है, संयुक्त राज्य अमेरिका का सर्वोच्च न्यायालय जब कांग्रेस अथवा राज्य विधानमंडलों के किसी कानून को इस आधार पर अवैध घोषित कर देता है कि संवैधानिक शक्तियां तथा धाराओं के अनुकूल नहीं है, तो वह न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति का प्रयोग कहा जाता है। प्रारंभ में न्यायपालिका को यह अधिकार प्राप्त नहीं था और न ही संविधान में इसका स्पष्ट उल्लेख है। धारा 3 और 6 में अप्रत्यक्ष रूप से इस शक्ति का आभास मिलता है। अतः इस अधिकार के तहत न्यायपालिका न केवल संविधान की रक्षा करती है बल्कि मानवीय अधिकारों की भी रक्षा करती है। लेकिन न्यायालय की इस शक्ति के पक्ष और विपक्ष में अनेक तर्क दिए जाते हैं। जैसा जेफरसन ने कहा है कि यदि सर्वोच्च न्यायालय कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के बीच में हस्तक्षेप करता है तो ये शक्ति पृथक्करण सिद्धांत का उल्लंघन है, इसलिए ये अधिकार नहीं देना चाहिए। इसके विपक्ष में अनेक तर्क दिए गए हैं। पहला है, इसका कोई संवैधानिक आधार नहीं है। यह शक्ति आधुनिक सामाजिक आर्थिक अवस्थाओं के लिए अनुपयोगी है क्योंकि वह संविधान की रक्षा के नाम पर प्रगतिशील कानूनों को अवैध घोषित कर सकता है, जिससे समाज के विकास में रुकावट आती है। यह अधिकार अलोकतांत्रिक है क्योंकि कांग्रेस को कानून निर्माण का अधिकार है, लेकिन यह सर्वोच्च न्यायालय उन्हें अवैध घोषित करके उच्चतर व्यवस्थापिका बन बैठा है। अतः कार्यपालिका द्वारा मनोनीत न्यायाधीश को जनप्रतिनिधियों से ऊंचा स्थान देना अलोकतांत्रिक है। निर्णय की दोषपूर्ण प्रक्रिया, क्योंकि निर्णय बहुमत से लिए जाते हैं, अतः ऐसे अनेक उदाहरण हैं जब सर्वोच्च न्यायालय ने 4 के विरुद्ध 5 निर्णय लिए। विधानमंडल में उत्तरदायित्व की कमी, क्योंकि विधानमंडल इस बात से भयभीत रहता है कि उसके निर्णयों को कभी भी चुनौती दी जा सकती है, इसलिए वह कानून निर्माण में कोई रुचि नहीं लेता है। अब इसके पक्ष में तर्क दिए जाते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय ने समय समय पर मानवीय अधिकारों की रक्षा की है। नेक्स्ट जो तर्क है, अमेरिका के अंतर्गत संघात्मक शासन व्यवस्था है जिसे सुदृढ़ता सर्वोच्च न्यायालय ने प्रदान की है। नेक्स्ट तीसरा है, लॉर्ड ब्राइस ने कहा है, यदि सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की व्याख्या करके सामंजस्य स्थापित न किया होता तो संयुक्त राज्य अमेरिका की 50 इकाइयों का शासन इतनी आसानी से नहीं चलाया जा सकता, बल्कि इसके अभाव में अंतर्विरोध स्थापित हो सकते हैं। फाइनर ने कहा है, सर्वोच्च न्यायालय एक सीमेंट के समान है जो संघीय व्यवस्था रूपी चबूतरा को मजबूत करता है। ब्रोगन ने कहा है, सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति को हमने एक राजनीतिक संस्था और तृतीय सदन के रूप में समझ सकते हैं, जो कि कार्यपालिका व्यवस्थापिका के कानूनों को विशेष सिद्धांत के आधार पर नियमित करते हैं। धन्यवाद।